Welcome, Seeker, to a space where ancient wisdom meets modern understanding. नमस्ते, मैं डॉक्टर सुरेंद्र और मेरे साथ हैं डॉक्टर अनगा। हम साथ मिलकर आपके साथ साझा करेंगे कि कैसे आयुर्वेद का प्राचीन नॉलेज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिलकर आपके स्वास्थ्य और जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। हम आपको अपना ऑडियो पॉडकास्ट दे रहे हैं जिसे आप कहीं भी कभी भी सुन सकते हैं। तो आइए परंपरा और नई तकनीक को जोड़ते हुए अपनी यात्रा की शुरुआत करें। नमस्कार। आज हम एक ऐसे विज्ञान की गहराई में उतर रहे हैं जो हमारे सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, मतलब ये जानना कि हम जो दवाएं ले रहे हैं वो वाकई में सेफ हैं, असरदार हैं। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास इस टॉपिक पर कुछ दस्तावेज हैं और आज हम इन्हीं से जो ज़रूरी बातें हैं वो निकालकर इस पूरी प्रक्रिया को समझने की कोशिश करेंगे। हमारा मकसद ये है कि ये समझें कि वैज्ञानिक लोग कैसे पता लगाते हैं कि दवा में सही चीज़ है भी या नहीं, वो कितनी शुद्ध है और हाँ, उसकी ताकत मतलब पोटेंसी कितनी है। बिल्कुल, ये सिर्फ दवा बना देना ही काफी नहीं है। ये एक तरह की गारंटी है कि दवा की हर गोली, हर बैच जो तय स्टैंडर्ड्स हैं उन पर खरी उतरे। और ये देखना वाकई काफी दिलचस्प है कि इसके लिए कौन कौन सी अलग अलग तकनीकें इस्तेमाल होती हैं। हाँ, तो चलिए खोलते हैं इन दस्तावेजों को और देखते हैं कि दवाओं की क्वालिटी कैसे पक्की की जाती है। सबसे पहली बात, एक्सपर्ट, ये फार्मास्यूटिकल एनालिसिस आखिर है क्या? मतलब एकदम सरल शब्दों में। देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये केमिस्ट्री की ही एक ब्रांच है जो दवाओं को एनालाइज करती है। इसका मेन काम 3 चीजें पक्का करना है। पहला, दवा की पहचान यानी आइडेंटिटी। क्या ये वही दवा है जो लेबल पर लिखी है? दूसरा, दवा की शुद्धता यानी प्योरिटी। कहीं इसमें कोई मिलावट या कोई नुकसान पहुंचाने वाला तत्व तो नहीं? अच्छा। और तीसरा, दवा की ताकत या स्ट्रेंथ। क्या इसमें जो एक्टिव दवा है वो उतनी ही मात्रा में है जितनी होनी चाहिए? अच्छा, तो मतलब ये कंफर्म करना है कि दवा वही है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं और उसका डोज भी सही है। एकदम सही। इसमें जो एक्टिव दवा है उसकी पहचान करना, उसकी मात्रा यानी क्वांटिटी मापना और अगर कोई दूसरी चीजें यानी अशुद्धियां हैं तो उनका पता लगाना। कभी-कभी इसमें प्यूरिफिकेशन यानी शुद्धिकरण भी शामिल हो सकता है। ये सारी प्रक्रिया दवाओं की सेफ्टी और उनके असर के लिए एक तरह से बुनियाद है। और जाहिर है, जब भी कोई मापतौल या जांच होती है तो गलतियों की गुंजाइश तो रहती ही होगी। हमारे स्रोत बताते हैं कि 2 तरह की मुख्य गलतियां होती हैं, सिस्टमैटिक और रैंडम। ये क्या बला है? हाँ, ये समझना जरूरी है। सोचिए, अगर आपकी तौलने वाली मशीन ही ठीक से कैलिब्रेट नहीं है और हर बार वजन थोड़ा ज्यादा या कम दिखाती है। हाँ, ये है सिस्टमैटिक एरर। ये लगातार एक ही तरफ गलती करती है जिससे हमारी माप की एक्यूरेसी गड़बड़ा जाती है। मतलब हम सही वजन के करीब नहीं पहुंच पाते। अच्छा, और रैंडम एरर? रैंडम एरर वो छोटी मोटी गड़बड़ियां हैं जो कभी इधर तो कभी उधर हो जाती हैं। जैसे कमरे के तापमान में हल्का उतार चढ़ाव हो गया या रीडिंग लेने वाले से थोड़ी चूक हो गई। ये नतीजों में एक बिखराव सा लाती हैं। बार बार माप लेने पर भी नतीजे एकदम एक जैसे नहीं आते। इसे कहते हैं प्रिसिजन का कम होना। और हाँ, कभी कभी बड़ी गलतियां मतलब ग्रॉस एरर्स भी हो जाती हैं, जैसे किसी ने गलत केमिकल ही इस्तेमाल कर लिया। तो इन गलतियों को कम कैसे करते हैं फिर? देखिए, कैलिब्रेशन यानी मशीनों को ठीक से सेट करना, उससे सिस्टमैटिक एरर कम होता है। और कई बार माप लेकर उनका एवरेज निकालने से रैंडम एरर का असर कम हो जाता है। स्टैंडर्ड्स का इस्तेमाल करना भी बहुत जरूरी है। यहीं पर शायद फार्माकोपिया का रोल आता है। ये फार्माकोपिया क्या चीज है? फार्माकोपिया आप कह सकते हैं दवाओं की एक ऑफिशियल रूल बुक है, एक मानक ग्रंथ। इसमें हर दवा और उससे जुड़े प्रोडक्ट्स के लिए कानूनी तौर पर मान्य क्वालिटी स्टैंडर्ड्स दिए होते हैं। अच्छा, जैसे दवा की पहचान कैसे करनी है, उसमें एक्टिव तत्व कितना होना चाहिए, कौन सी इम्प्योरिटीज कितनी मात्रा तक चल सकती हैं, ये सब उसमें डिटेल में लिखा होता है। अच्छा, तो जैसे किसी दवा के लिए लिखा हो सकता है कि भाई HPLC से जांचने पर एक्टिव तत्व लेबल पर लिखी मात्रा के 90 से 110% के बीच ही होना चाहिए, ऐसा कुछ? बिल्कुल बिल्कुल। दुनिया भर में कई फार्माकोपिया हैं। USP अमेरिका का, BP ब्रिटिश और हमारा अपना इंडियन फार्माकोपिया यानी IP भी है।
हर दवा के लिए इसमें एक मोनोग्राफ होता है जो उस दवा के सारे टेस्ट और स्टैंडर्ड्स बताता है। WHO भी कहता है कि ये मानक पक्का करते हैं कि दवाएं सेफ, असरदार और सही क्वालिटी की हो। कंपनियों को ये फॉलो करना ही पड़ता है। चलिए, ये तो हुई बेसिक्स की बात। अब कुछ खास तकनीकों पर आते हैं। एक बहुत पुरानी क्लासिक तकनीक है टाइट्रेशन या टाइट्रीमेट्रिक मेथड्स। ये कैसे काम करती है? टाइट्रेशन एक बहुत ही, कह सकते हैं, एलिगेंट और सटीक तरीका है। इसमें हम ये पता लगाते हैं कि हमारे सैंपल, यानी जिस दवा का विश्लेषण करना है, उसके साथ पूरी तरह से रिएक्ट करने के लिए एक दूसरे घोल की कितनी मात्रा लगेगी, और इस दूसरे घोल की ताकत हमें पहले से पता होती है। सुनने में थोड़ा केमिस्ट्री लैब जैसा लग रहा है। थोड़ा और आसान करके समझाएंगे? जरूर। मान लीजिए आपके पास नींबू पानी का सैंपल है और आपको पता करना है इसमें एसिड कितना है। ठीक है। आप एक ब्यूरेट, वो लंबी कांच की नली होती है ना, उसमें एक स्टैंडर्ड बेस जैसे सोडा, जिसकी ताकत आपको पता है, वो भरते हैं। फिर आप बूंद बूंद करके बेस को नींबू पानी में डालते हैं और साथ में एक इंडिकेटर मिला देते हैं जो रंग बदलता है। हाँ, देखा है। जैसे ही नींबू पानी का सारा एसिड उस बेस से रिएक्ट कर लेता है, इंडिकेटर का रंग बदल जाता है। मान लीजिए रंगहीन से गुलाबी हो गया। अब आप नोट करते हैं कि कितना बेस इस्तेमाल हुआ। बस उस मात्रा से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि नींबू पानी में कितना एसिड था। यही टाइट्रेशन है बेसिकली। अरे वाह, ये तो काफी सीधा तरीका लगता है। पर ये आज भी इतना इस्तेमाल क्यों होता है, जबकि इतनी नई नई फैंसी तकनीकें आ गई हैं? क्योंकि ये बहुत मजबूत, मतलब रोबस्ट है, सस्ता है और कमाल की सटीकता देता है। हाई प्रिसिजन अक्सर 0.1% तक। 0.1%? ये तो बहुत सटीक हुआ। हाँ, इसीलिए कई फार्माकोपिया में जो ऑफिशियल टेस्ट हैं वो आज भी टाइट्रेशन पर आधारित हैं, खासकर जो सामान्य एसिड या बेस वाली दवाएं हैं। पानी की मात्रा पता करने के लिए एक स्पेशल टाइट्रेशन है, कार्ल फिशर टाइट्रेशन। वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें आपने प्राइमरी स्टैंडर्ड का जिक्र किया था पहले, वो क्या है? प्राइमरी स्टैंडर्ड वो बेहद शुद्ध और स्टेबल केमिकल होते हैं जिनका इस्तेमाल हम अपने मानक घोल यानी टाइट्रिन की सही ताकत पता करने के लिए करते हैं। ये समझिए हमारे मापने का एकदम पक्का पैमाना है। इनकी शुद्धता ही पूरे टाइट्रेशन की सटीकता की गारंटी है। और टाइट्रेशन भी कई तरह के होते हैं, मतलब अलग-अलग रिएक्शंस के आधार पर? हाँ बिल्कुल, रिएक्शन के टाइप पर निर्भर करता है। जैसे एसिड बेस टाइट्रेशन जो हमने नींबू पानी वाले उदाहरण में देखा। फिर होता है रेडॉक्स टाइट्रेशन, इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होता है। विटामिन सी की मात्रा पता करना इसका एक उदाहरण है। अच्छा। नाम का केमिकल इसमें बहुत यूज होता है। और एक है प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, जिसमें रिएक्शन से कोई चीज घुलती नहीं बल्कि नीचे बैठ जाती है, प्रेसिपिटेट बन जाता है। जैसे नमक में क्लोराइड पता करना। तो इसकी ताकत हुई सटीकता और कम खर्च। और कमियां क्या हैं, लिमिटेशंस? मुख्य कमी है सिलेक्टिविटी की। मतलब अगर सैंपल में कोई और चीज भी टाइट्रेंट से रिएक्ट कर गई तो नतीजा गलत हो सकता है। हाँ, ये तो है। साथ ही रंग बदलने वाला जो पॉइंट है, एंड पॉइंट, वो साफ दिखना चाहिए। ये बहुत कॉम्प्लेक्स मिक्सचर के लिए उतना अच्छा नहीं है और थोड़ा टाइम भी लेता है। हालांकि आजकल ऑटोमेटेड मशीनें आ गई हैं जो इसे काफी आसान और तेज बना देती हैं। ठीक है, अब जरा क्वालिटी सिस्टम पर आते हैं। QA और QC का जिक्र था। क्वालिटी एश्योरेंस यानी QA, ये क्या है? कि दवा बनाने की पूरी प्रक्रिया ही ऐसी हो कि आखिर में अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बने। ये बचाव पर फोकस करता है, प्रिवेंटिव है और प्रोसेस ओरिएंटेड है। कोई उदाहरण दे सकती हैं इसे समझने के लिए? जरूर। सोचिए QA एक आर्किटेक्ट की तरह है जो बिल्डिंग का बढ़िया डिजाइन बनाता है, पक्का करता है कि मटेरियल सही इस्तेमाल हो रहा है, मजदूर ट्रेंड है और सेफ्टी के सारे नियम फॉलो हो रहे हैं। QA नियम बनाता है, जैसे GMP यानी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। वो SOPs लिखता है, यानी काम करने के स्टैंडर्ड तरीके, ट्रेनिंग देता है, ऑडिट करता है। QA का काम है कि गलती होने की गुंजाइश ही कम से कम रहे। समझ गया। तो फिर क्वालिटी कंट्रोल QC क्या करता है? क्वालिटी कंट्रोल यानी QC वो टीम है जो असल में टेस्टिंग करती है। वो देखती है कि जो प्रोडक्ट बना है वो तय मानकों पर खरा उतर रहा है या नहीं। ये रिएक्शन पर आधारित है, रिएक्टिव है और प्रोडक्ट ओरिएंटेड है। यानी QA नियम बनाता है और QC चेक करता है कि नियम फॉलो हुए या नहीं, प्रोडक्ट सही बना या नहीं। बिल्कुल।
जैसे आर्किटेक्ट ने डिजाइन बनाया QA, तो QC वो इंजीनियर है जो बनने के बाद चेक करेगा कि बिल्डिंग स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से बनी है या नहीं। QC कच्चे माल का सैंपल लेगा, बनाने के दौरान सैंपल लेगा, फाइनल प्रोडक्ट का सैंपल लेगा और फिर लैब में टेस्ट करेगा। जैसे दवा की ताकत मापेगा, pH चेक करेगा, उसमें कोई मिलावट तो नहीं ये देखेगा। अगर टेस्ट फेल होता है तो QC बताता है कि गड़बड़ कहाँ है। अच्छा, तो संक्षेप में कहें तो QA क्वालिटी बनाने में मदद करता है और QC बनी हुई क्वालिटी को जांचता है। दोनों ही जरूरी हुए। एकदम। QA पक्का करता है कि सिस्टम सही है और QC पक्का करता है कि हर बैच उस सिस्टम के तहत सही बना है। दोनों मिलकर ही दवाओं की सेफ्टी और असर को सुनिश्चित करते हैं। चलिए अब उन तकनीकों पर आते हैं जो अणुओं को एक तरह से देखने या पहचानने में मदद करती हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपिक तकनीकें ये कैसे काम करती हैं? इनका बेसिक प्रिंसिपल क्या है? स्पेक्ट्रोस्कोपी बेसिकली ये स्टडी करती है कि कोई पदार्थ, कोई मैटर लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ कैसे इंटरैक्ट करता है। हर पदार्थ लाइट को अलग तरह से सोखता है, यानी अब्जॉर्ब करता है, या छोड़ता है, यानी इमिट करता है, और इसी पैटर्न से हम उसे पहचान सकते हैं या उसकी मात्रा माप सकते हैं। इसमें सबसे कॉमन शायद यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है ना? हाँ, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी काफी ज्यादा इस्तेमाल होती है। ये मापती है कि कोई घोल कितनी अल्ट्रावायलेट यानी यूवी या दिखने वाली यानी विजिबल लाइट को सोखता है। बहुत सी दवाएं, खासकर ऑर्गेनिक दवाएं, अपनी बनावट के कारण यूवी रेंज 200-400 नैनोमीटर में लाइट सोखती हैं। एक नियम है, बियर-लैम्बर्ट लॉ। ये कहता है कि जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा उतनी ज्यादा लाइट अब्जॉर्ब होगी। तो हम एक खास वेवलेंथ पर ये माप कर दवा की मात्रा यानी कॉन्सेंट्रेशन पता लगा सकते हैं। इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? जिसे डिसोल्यूशन टेस्टिंग कहते हैं। जैसे पैरासिटामोल की गोली को घोलकर 243 nm पर उसका एब्जॉर्बेंस मापकर उसकी मात्रा पता कर ली। लेकिन इसकी एक लिमिटेशन है, अगर सैंपल में कोई और चीज भी उसी वेवलेंथ पर लाइट सोखती है तो नतीजा गड़बड़ा सकता है। सिलेक्टिविटी थोड़ी कम है। ठीक है, एक और तकनीक है फ्लोरीमेट्री। ये यूवी विज से कैसे अलग है? यूवी विज में हम देखते हैं कि कितनी लाइट सोखी गई। फ्लोरीमेट्री में हम देखते हैं कि पदार्थ ने लाइट सोखने के बाद कितनी लाइट छोड़ी यानी इमिट की। कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो एक वेवलेंथ की लाइट सोखकर उत्तेजित एक्साइटेड हो जाते हैं। अच्छा। और फिर थोड़ी देर बाद एक अलग, आमतौर पर लंबी वेवलेंथ की लाइट छोड़ते हैं। इसी को फ्लोरेसेंस कहते हैं। इसका क्या फायदा है फिर? फ्लोरीमेट्री अक्सर यूवी विज से कहीं ज्यादा सेंसिटिव होती है, बहुत ज्यादा। हाँ। इससे हम बहुत ही कम मात्रा में मौजूद पदार्थों का भी पता लगा सकते हैं, कभी-कभी पार्ट्स पर बिलियन यानी पीपीबी लेवल तक। बाप रे, इतना कम? हाँ, जैसे दमा में एल्यूमिनियम जैसी धातु की बहुत ही कम मात्रा का पता लगाना हो तो इसे इस्तेमाल करते हैं। एल्यूमिनियम खुद तो फ्लोरेसेंट नहीं है, पर उसे एक केमिकल 8-हाइड्रोक्सीक्विनोलिन के साथ मिलाकर एक हाईली फ्लोरेसेंट कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, जिससे मापना आसान हो जाता है। तो फायदा है हाई सेंसिटिविटी और सिलेक्टिविटी। लेकिन ये तभी काम करती है जब पदार्थ फ्लोरेसेंट हो या उसे बनाया जा सके। अब आते हैं इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी IR पर। ये क्या मापती है? IR स्पेक्ट्रोस्कोपी अणुओं के कंपन यानी वाइब्रेशंस को देखती है। सोचिए जैसे हर मॉलिक्यूल के अंदर जो बॉन्ड्स होते हैं, जैसे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड, वो स्प्रिंग की तरह होते हैं। और वो अपनी खास फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करते हैं। जब हम उन पर इंफ्रारेड लाइट डालते हैं तो ये बॉन्ड्स अपनी खास फ्रीक्वेंसी वाली IR लाइट को सोख लेते हैं। इससे एक स्पेक्ट्रम बनता है जिसमें अलग-अलग पीक्स दिखती हैं, और ये स्पेक्ट्रम हर मॉलिक्यूल के लिए एक यूनिक फिंगरप्रिंट जैसा होता है। फिंगरप्रिंट मतलब एकदम यूनिक। हाँ बिल्कुल, इसीलिए IR का सबसे बड़ा उपयोग है किसी पदार्थ की पहचान करना, आइडेंटिफिकेशन। हम सैंपल के IR स्पेक्ट्रम की तुलना एक जाने पहचाने स्टैंडर्ड के स्पेक्ट्रम से करते हैं। अगर दोनों मैच करते हैं तो कंफर्म हो जाता है कि पदार्थ वही है। इससे ये भी पता चलता है कि मॉलिक्यूल में कौन-कौन से फंक्शनल ग्रुप्स हैं, अल्कोहल है, कीटोन है, ये कुछ और। ये ज्यादातर क्वालिटेटिव जानकारी देता है, मात्रा बताने में उतना सटीक नहीं है। और एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी AS, इसका क्या काम है? AS खास तौर पर मेटल एलिमेंट्स यानी धातु तत्वों का पता लगाने और उनकी मात्रा मापने के लिए इस्तेमाल होती है, खासकर बहुत कम मात्रा में, ट्रेस लेवल्स पर। जैसे दवा में लेड, कैडमियम, मर्क्यूरी जैसी जहरीली भारी धातुओं की मौजूदगी चेक करनी हो।
अच्छा, हैवी मेटल्स के लिए ये कैसे काम करती है? इसमें सैंपल को बहुत ज्यादा गर्म करते हैं, जिससे उसके एटम्स अलग अलग हो जाते हैं, गैस बन जाते हैं। फिर उस तत्व के लिए बनी एक खास लाइट उस गैस से गुजारी जाती है। अब सिर्फ उसी तत्व के एटम उस खास लाइट को सोखेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। जितनी ज्यादा लाइट सोखी जाएगी, मतलब उस तत्व की मात्रा उतनी ही ज्यादा है। ये बहुत स्पेसिफिक है, मतलब लेड की लाइट सिर्फ लेड ही सोखेगा, कैडमियम नहीं, और काफी सेंसिटिव भी है, लेकिन एक बार में एक ही तत्व का विश्लेषण कर पाती है। समझ गया। ये तो हुई अणुओं को पहचानने की तकनीक है। अब बात करते हैं मिश्रणों को अलग करने की, यानी सेपरेशन की, क्रोमैटोग्राफिक तकनीकें। इनका बेसिक प्रिंसिपल क्या है? क्रोमैटोग्राफी एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है जो किसी मिक्सचर के अलग अलग कंपोनेंट्स को उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर अलग करती है। आप इसे एक रेस की तरह समझ सकते हैं। रेस कैसे? हाँ, इसमें 2 फेज होते हैं। एक स्थिर चरण यानी स्टेशनरी फेज, मान लीजिए ये रेस का ट्रैक है, ठीक है। और एक गतिशील चरण यानी मोबाइल फेज, मान लीजिए ये हवा या पानी है जो ट्रैक पर बह रहा है। जब आप मिक्सचर को ट्रैक के एक सिरे पर डालते हैं तो मोबाइल फेज उसे अपने साथ बहाकर ले जाता है। अब मिक्सचर के जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं वो ट्रैक यानी स्टेशनरी फेज के साथ अलग अलग तरह से इंटरैक्ट करते हैं। किसी का लगाव ज्यादा होता है, किसी का कम। अच्छा, जिनका लगाव ट्रैक से कम होता है वो मोबाइल फेज के साथ तेजी से बह जाते हैं, आगे निकल जाते हैं, और जिनका लगाव ज्यादा होता है वो ट्रैक पर ज्यादा देर तक रुके रहते हैं, धीरे धीरे चलते हैं। इस तरह से वो रेस में अलग अलग पोजीशन पर पहुंच जाते हैं, यानी सेपरेट हो जाते हैं। अरे वाह, ये तो बड़ा लॉजिकल तरीका है। तो इसमें कौन कौन सी मुख्य तकनीकें आती हैं? देखिए, सबसे पुरानी है कॉलम क्रोमैटोग्राफी। इसमें एक कांच के कॉलम में स्टेशनरी फेज भरा होता है। ये अक्सर चीजों को बड़े स्केल पर शुद्ध करने, प्यूरिफाई करने के काम आती है। फिर है थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी यानी TLC। TLC ये क्या है? TLC बहुत ही कॉमन और तेज तरीका है, खासकर फार्मा लैब्स में। इसमें कांच या प्लास्टिक की एक प्लेट पर स्टेशनरी फेज, आमतौर पर सिलिका जेल की एक पतली परत चढ़ी होती है। सैंपल का एक छोटा सा स्पॉट नीचे लगाते हैं और प्लेट को एक सॉल्वेंट यानी मोबाइल फेज में खड़ा कर देते हैं। सॉल्वेंट कैपिलरी एक्शन से ऊपर चढ़ता है। हाँ, जैसे स्याही सोखता कागज। बिल्कुल। और जैसे जैसे सॉल्वेंट ऊपर जाता है वो सैंपल के कंपोनेंट्स को उनकी एफिनिटी के हिसाब से अलग अलग ऊंचाई तक ले जाता है। फिर हम UV लाइट में या किसी केमिकल से स्प्रे करके उन अलग हुए स्पॉट्स को देख लेते हैं। इससे हम जल्दी से देख सकते हैं कि सैंपल शुद्ध है या नहीं, या उसमें कौन कौन सी चीजें हैं। ये सस्ता है, फ्लेक्सिबल है। तो इसका इस्तेमाल पहचान के लिए होता होगा? हाँ, आइडेंटिटी टेस्ट के लिए या इम्प्योरिटीज चेक करने के लिए, जैसे कच्चे माल की तुलना स्टैंडर्ड से करना। ये बहुत सटीक मात्रा बताने के लिए नहीं है, ज्यादातर हाँ नहीं या क्वालिटेटिव जांच के लिए बढ़िया है। एक तरह की क्विक स्क्रीनिंग। पेपर क्रोमैटोग्राफी भी कुछ ऐसा ही था ना? हाँ, सिद्धांत वही है, बस स्टेशनरी फेज कागज होता है, सेल्यूलोज। ये ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण थी, जैसे अमीनो एसिड्स वगैरह को अलग करने के लिए। पर अब फार्मा एनालिसिस में इसकी जगह TLC और खासकर HPLC ने ले ली है, क्योंकि वो ज्यादा सटीक और भरोसेमंद है। पेपर क्रोमैटोग्राफी अब ज्यादातर एकेडमिक या हिस्टोरिकल इंटरेस्ट की रह गई है। अच्छा, अब आते हैं गैस क्रोमैटोग्राफी यानी GC पर। जी, ये किन चीजों के लिए है? GC का इस्तेमाल उन कंपाउंड्स को अलग करने के लिए होता है जो आसानी से गैस बन सकते हैं, यानी वॉलेटाइल हों, और गर्म करने पर टूटते ना हों, यानी थर्मली स्टेबल हों। इसमें मोबाइल फेज एक गैस होती है, जैसे हीलियम या नाइट्रोजन, जो एक लंबे पतले कॉलम से गुजरती है। इस कॉलम के अंदर स्टेशनरी फेज की पतली परत होती है। सैंपल को इंजेक्ट करते ही वो गर्म होकर फौरन गैस बन जाता है और मोबाइल गैस के साथ कॉलम से गुजरता है। अलग अलग कंपोनेंट्स अपनी वॉलेटिलिटी और स्टेशनरी फेज के साथ इंटरैक्शन के आधार पर अलग अलग समय पर कॉलम से बाहर निकलते हैं और डिटेक्टर उन्हें डिटेक्ट कर लेता है। तो फार्मा में GC की क्या भूमिका है? कहाँ इस्तेमाल होती है? ये बेहद जरूरी है वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज का पता लगाने के लिए, खासकर बचे हुए सॉल्वेंट्स यानी रेजिडुअल सॉल्वेंट्स की टेस्टिंग के लिए। दवा बनाते समय कई तरह के सॉल्वेंट्स इस्तेमाल होते हैं, जैसे इथेनॉल, एसीटोन वगैरह। हाँ, होते हैं। तो ये पक्का करना जरूरी है कि फाइनल दवा में उनकी मात्रा खतरनाक लेवल से बहुत कम हो। फार्माकोपिया में इसके लिए सख्त लिमिट्स हैं, जैसे USP चैप्टर 467, और GC, खासकर GC-FID या GC-MS, इन सॉल्वेंट्स को मापने का सबसे बढ़िया तरीका है।
जीसी बहुत सटीक है, लेकिन लिमिटेशन वही है कि ये सिर्फ वॉलेटाइल चीजों के लिए ही काम करती है। और आखिर में वो तकनीक जिसे फार्मा एनालिसिस का वर्क हॉर्स कहा जाता है, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी यानी HPLC। ऐसा क्यों कहते हैं इसे? HPLC आज के फार्मा एनालिसिस की रीढ़ की हड्डी है, समझिए। ये इसलिए इतनी पावरफुल और वर्सेटाइल है क्योंकि इसमें बहुत ही महीन कणों, टाइनी पार्टिकल्स वाला स्टेशनरी फेज इस्तेमाल होता है। और मोबाइल फेज, जो कि एक लिक्विड सॉल्वेंट होता है, उसे बहुत हाई प्रेशर पे पंप करके कॉलम से गुजारा जाता है। हाई प्रेशर और महीन कण, इसका क्या फायदा? महीन कणों से सरफेस एरिया बढ़ जाता है और हाई प्रेशर से फ्लो तेज और यूनिफॉर्म रहता है। इस कॉम्बिनेशन की वजह से HPLC बहुत जटिल मिक्सचर्स को भी बड़ी कुशलता, मतलब हाई एफिशिएंसी और रेजोल्यूशन के साथ और काफी तेजी से अलग कर सकती है। जो काम शायद पुरानी कॉलम क्रोमेटोग्राफी घंटों में करती, वो HPLC मिनटों में कर सकती है और कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से। वाह! तो इसके मुख्य उपयोग क्या हैं फिर? कहाँ-कहाँ काम आती है? अब पूछे कहाँ काम नहीं आते। लगभग हर दवा की मात्रा यानी एसे पता करने में, उसमें मौजूद अशुद्धियों का विश्लेषण करने में, जिसे इम्प्योरिटी प्रोफाइलिंग कहते हैं, ये देखने में कि दवा स्टोर करने पर खराब तो नहीं हो रही, यानी स्टेबिलिटी टेस्टिंग में, यहाँ तक कि शरीर में जैसे खून या प्लाज्मा में दवा और उसके मेटाबोलाइट्स की मात्रा पता करने के लिए, जैसे फार्माकोकाइनेटिक्स या बायो इक्विवेलेंस स्टडीज में। इन सब में HPLC का बहुत इस्तेमाल होता है, अक्सर मास स्पेक्ट्रोमेट्री MS डिटेक्टर के साथ जोड़कर LC-MS। तो ये वाकई में बहुत वर्सेटाइल है। हाँ, बहुत ज़्यादा। ये सटीक है, सेंसिटिव है और लगभग सभी तरह की नॉन वॉलेटाइल दवाओं के लिए काम करती हैं, जो कि ज़्यादातर दवाएं होती हैं। हालांकि ये महंगी है, इसके तरीके डेवलप करने और वैलिडेट करने में काफ़ी मेहनत और विशेषज्ञता लगती है, और इसमें काफ़ी मात्रा में ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स भी इस्तेमाल होते हैं, जो पर्यावरण के लिए चिंता का विषय है। आजकल UPLC यानी अल्ट्रा HPLC जैसी और भी एडवांस तकनीकें आ गई हैं, जो और भी छोटे कण और ज्यादा प्रेशर इस्तेमाल करती हैं, जिससे विश्लेषण और भी तेज और बेहतर होता है। लेकिन कुल मिलाकर HPLC फार्मास्यूटिकल QC लैब का एक अनिवार्य हिस्सा है। तो हमने देखा कि हर तकनीक का अपना एक खास रोल है, अपनी जगह है। TLC फटाफट जांच के लिए, GC उड़ने वाले सॉल्वेंट्स के लिए, HPLC डिटेल्ड और सटीक विश्लेषण के लिए, UV-VIS सरल मात्रा निर्धारण के लिए, AS धातुओं के लिए और IR पहचान के लिए। ये सब मिलकर काम करते हैं। बिल्कुल। एनालिस्ट दवा की केमिस्ट्री और सवाल क्या है, पहचान करनी है, मात्रा मापनी है या अशुद्धता देखनी है, उसके आधार पर सही तकनीक चुनता है और जैसा हमने कहा, अक्सर फार्माकोपिया के दिशा निर्देशों का पालन करता है। ये सारी तकनीकें और मेथडोलॉजी मिलकर ही दवाओं की क्वालिटी को सुनिश्चित करती हैं। हर चलने वाली प्रक्रिया है। विज्ञान और तकनीक के विकास के साथ ये तरीके भी लगातार बेहतर हो रहे हैं। ये सब मरीजों की सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि बायोलॉजिक्स, जीन थेरेपी जैसी नई और कई ज्यादा कॉम्प्लेक्स दवाएं आ रही हैं। तो क्या हमारी ये जो पारंपरिक और आधुनिक विश्लेषण तकनीकें हैं, ये इनकी गुणवत्ता और सुरक्षा को परखने के लिए काफी होंगी, या हमें भविष्य में और किन नई चुनौतियों और शायद नई तरह की एनालिटिकल टेक्निकों के लिए तैयार रहना होगा? इस पर सोचना जरूरी है। इस जानकारी भरी और दिलचस्प चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।